गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ एंड स्टडी में। आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम लोग ये जानकारी ले लें कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, दुनिया के सभी देश अपना संविधान का निर्माण किए हैं और जितने भी देश संविधान का निर्माण किए हैं सबका अपना अपना एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का वह दर्शन होता है जिसमें सभी मूल तथ्य जो संविधान में वर्णित किए गए हैं उनका एक मोटा मोटा प्रारूप होता है। उसको पढ़ने मात्र से ही आप संविधान की विशेषता और संविधान की कितनी गहराई है बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखने का चलन अमेरिका संविधान में है और वहीं से पूरी दुनिया में फैला है। अगर आपसे सवाल पूछे सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ से शुरू किया गया तो अमेरिकी संविधान से शुरू किया गया। दूसरी बात, भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, वह संविधान वहाँ की प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना को जो विचार है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इतनी जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना को परिचय पत्र अथवा भूमिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को परिचय पत्र अथवा भूमिका भी कहते हैं। एक प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ थे ए.एन. पाल्कीवाला। एक संवैधानिक विशेषज्ञ ए.एन. पाल्कीवाला ने संविधान को परिचय पत्र शब्द से संबोधित किया था। और आप जानते हैं कि प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताए गए उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था, उसी पर ही हमारी प्रस्तावना आधारित है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था, उसी के द्वारा वही प्रस्तावना का बेस बना हुआ है। आइए जानते हैं प्रस्तावना में क्या क्या शब्द संदर्भित हैं। हमारी प्रस्तावना है क्या। देखिए, प्रस्तावना में पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व को बढ़ाने वाला, यह दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, जिसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इतनी बातें समझ में आ गई आपको या फिर से आपको बताएं? चलिए फिर से सुन लीजिए। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। क्लियर? अब देखिए संविधान के तत्व कितने हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के कौन कौन से तत्व हैं। प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना के चार मूल तत्व हैं। पहला तत्व संविधान का स्रोत, संविधान के स्रोत कौन है? भारत के लोग। भारत के लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत ही होता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ में आया बात? ठीक। दूसरी बात, संविधान का जो स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये जो संविधान है इसकी प्रकृति कैसी है? आइए, इसकी प्रकृति कैसी है? दूसरा, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य की स्थापना करने की बात करता है। यह क्या है? यह हमारे संविधान की प्रकृति है। यह घोषणा करता है कि यह जो संविधान की प्रस्तावना की जो प्रकृति है, यह घोषणा करता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। कौन? यह जो हमारा प्रस्तावना है। तीसरा जो तत्व है, तीसरा हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय की बात करता है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार है न्याय के। पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। कौन? हमारी प्रस्तावना। उसके बाद में चौथा जो मूल तत्व है, चौथा तत्व है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता।
चौथा तत्व है विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चौथा तत्व है विचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वास, और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यह 4 मूल तत्व थे। अब आइए प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों का अर्थ देखते हैं। प्रमुख शब्दों का अर्थ। पहला शब्द है संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संप्रभुता। सोवरेनिटी। आइए इसके बारे में जानते हैं। संप्रभुता, देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का यह डोमिनियन है। ध्यान रखिएगा, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही यह किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अर्थात भारत पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा, भारत पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। अपना कोई भी निर्णय भारत स्वतः ले सकता है। हालांकि भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, लेकिन उसके बाद भी भारत अपने सभी निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। संप्रभुता। दूसरा शब्द है समाजवादी। सोशलिस्ट, समाजवादी। अब तो समाजवाद की परिभाषा ही बदल गई है, व्यक्तिवादी हो गया है, अपने मार्ग से भटक गया है। लेकिन आइए समाजवादी का मूल तत्व को जानते हैं। समाजवादी, यहां सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद का मतलब होता है कि जिसमें राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्रात्मक समाजवाद होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग साम्यवादी समाजवाद कहते हैं। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद का मतलब समझिए आप, राज्याश्रित समाजवाद, यानी राज्य द्वारा आश्रित समाजवाद। लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है, जनता द्वारा निर्मित समाजवाद है। देखिए, ध्यान दीजिए, भारतीय समाजवाद दो प्रकार के आदर्शों को समेटे हुए है। पहला मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा गांधीवादी समाजवाद। दोनों का मिला जुला रूप है। याद रखिए, हम लोगों ने 1991 में जब उदारीकरण की नीति को अपनाया था, जो वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया था, उस समय हमारा समाजवाद थोड़ा सा लचीला रुख अख्तियार कर लिया है। अब शब्द है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, इसकी परिभाषा तो कई तरह से लोग देते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि भारत में कोई धर्म नहीं है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। भारत किसी भी धर्म के साथ, किसी भी पंथ के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है
धर्मनिरपेक्षता, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। यह हमारा धर्मनिरपेक्ष है, ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तीनों शब्द समझ लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। अब ध्यान दीजिए, संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब हम लोग लोकतांत्रिक शब्द पे आते हैं। लोकतांत्रिक, भारत का जो लोकतंत्र है वह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो लोकतंत्र है वह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। ध्यान रखिएगा, भारत का लोकतंत्र जो है वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष, दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रूप से जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। अब ध्यान रखिए कि लोकतंत्र के 4 औजार हैं। भारतीय लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार हैं। चार प्रमुख औजार कह लीजिए, 4 प्रमुख तत्व कह लीजिए। पहला है परिप्रेक्षा, परिप्रेक्षा जिसे रेफरेंडम कहते हैं। दूसरा है पहल, जिसे इनिशिएटिव कहते हैं। तीसरा है प्रत्यावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिकॉल कहा जाता है। चौथा है जन्म संग्रह। चौथा है जन्म संग्रह, जिसको प्लेबिसाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार हैं या 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला परिप्रेक्षा है, जिसको रेफरेंडम कहते हैं। दूसरा पहल है, जिसको इनिशिएटिव कहते हैं। तीसरा प्रत्यावर्तन है, जिसको रिकॉल कहा जाता है। चौथा जन्म संग्रह है, जिसको प्लेबिसाइट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को जरूर बताइए आपको कैसा लगे, और अगली कड़ी में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।